हाय माय डियर स्टूडेंट, आई एम राजेश कुमार। जैसा कि सर ने आपको बताया कि आज से हम आपकी सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लासें स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासें स्टार्ट करेंगे। तो फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आज हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर विद्युत क्षेत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अतः आप अपने साथ अपना पेन, नोटबुक और बुक साथ रखें, जिससे कि मैं जैसे जैसे आपको पढ़ाता हूँ वैसे वैसे आप अपने नोट्स भी तैयार करते रहें। तो फर्स्ट चैप्टर अपना है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड को जानने से पहले पहले जानेंगे आवेश क्या होता है, क्योंकि इसमें जो भी बातें होंगी आवेश के बारे में होगी। आवेश से सारा इफेक्ट दिखाएगा, विद्युत क्षेत्र दिखाएगा, आगे पोटेंशियल दिखाएगा। तो आवेश क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। तो आवेश बेसिकली किसी पदार्थ का एक गुण होता है। अपन ये नहीं कर सकते कि पदार्थ होता है, पदार्थ नहीं, पदार्थ के ऊपर पाए जाने वाला एक गुण है। तो आवेश क्या है कि किसी पदार्थ का गुण है, किसी पदार्थ का गुण है। अरे कैसा गुण है, किसी पदार्थ का वह गुण है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है। अब देखो, गुण भी कौन सा, जिसके कारण क्या होता है, आवेश वो पदार्थ क्या करता है, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, या किसी के द्वारा अनुभव करता है या महसूस करता है। वह गुण क्या कहलाएगा, कि पदार्थ का आवेश कहलाएगा। तो किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे पदार्थ विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे या इनका अनुभव करे। तो यह गुण क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। तो इस गुण को आवेश कहते हैं। तो बेसिकली आवेश क्या है, एक गुण है किसी पदार्थ का, यह गुण धर्म है किसी पदार्थ का, एक गुण है। जैसे ये पदार्थ है, इसके ऊपर आवेश है, तो इसके द्वारा क्या किया जाएगा, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न की जाएगी। अब विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र, ये बातें अपन आगे जानेंगे क्या होता है, किसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र, किसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो ये बातें आगे अपन इसी चैप्टर में तो पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में, और आगे 5वें 6वें चैप्टर के बाद अपने चुंबकीय क्षेत्र स्टार्ट करेंगे। तो आवेश क्या है, बेसिकली किसी पदार्थ का एक गुण है। ठीक, अब आवेश की तो बात हो गई कि क्या है, किसी पदार्थ का गुण धर्म है। तो इसके बाद एक टॉपिक आता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थिर विद्युत की। अब देखो, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। फिजिक्स की 9 ब्रांच होती हैं, 9 शाखाएं होती हैं। फिजिक्स में कितनी शाखाएं होती हैं, 9 शाखाएं, जिनमें से एक कौन सी है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी है। तो जिसमें क्या किया जाता है, स्थितिक अर्थ है स्थिर, और विद्युत, क्योंकि विद्युत क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होता है, आवेश के कारण है। तो स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाए, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या किया जाए, स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाए, क्या कहलाएगा, स्थिर विद्युत की। तो क्या ले सकते हैं, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश के गुण व प्रभावों का अध्ययन किया जाता है।
जाता है। क्या कहलाता है? स्थिर विद्युत की। तो हमने एक तो आवेश को जाना। आवेश क्या है? किसी पदार्थ का गुण है जिसके कारण वह क्या करेगा? चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा या उनका अनुभव करेगा। उसके बाद में जाना कि स्थिर विद्युत की क्या होता है कि भौतिक विज्ञान के एक साथ क्या होते हैं? दो ब्रांचों में से एक ब्रांच होती है जिसमें क्या करते हैं? स्थिर आवेश के गुण तथा उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत की। इसके बाद एक देखो, हमने स्थिर आवेश की बात की। कोई कहते कि गतिशील आवेश हो जाए तो क्या होगा? तो देखो नोट लगा के लिखो एक बात है, अगर कोई आवेश स्थिर है, स्थिर आवेश है, तो इसके कारण तो क्या उत्पन्न होगा? कौन सा प्रभाव उत्पन्न होगा? केवल विद्युत क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र। अगर कोई आवेश गतिशील कर दिया जाए, अगर गतिशील है, गतिशील आवेश, इसके कारण क्या उत्पन्न होगा? विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। तो देखो यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि अगर बोल दिया स्थिर आवेश तो आप समझोगे केवल कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा? विद्युत क्षेत्र है। और बोल दिया आपको गतिशील आवेश तो कौन सा? विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न हो जाएंगे। अब देखो विद्युत क्षेत्र तो इस चैप्टर में हम पढ़ लेंगे, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र अपने आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल से समझेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, कैसे उत्पन्न होता है, कौन कौन से प्रभाव होते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है इसमें कि गतिशील है, कोई बोल दे कि नियत वेग से गतिशील है, नियत वेग से गतिशील। अब नियत वेग का अर्थ क्या हुआ? v तो नियत है, अब नियत है तो त्वरण क्या हो जाएगा? त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। अब वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा तो त्वरण का मान क्या हो गया? त्वरण है a बराबर कितना हो गया? 0। इसका अर्थ हुआ नियत वेग से गतिशील है तो त्वरण का मान है 0। अगर कोई बोलते अनियत वेग से गतिशील, अनियत वेग से गतिशील, यानी कि अब की बात क्या हो गया? वेग अनियत हो गया तो a बराबर नॉट इक्वस टू 0, a नॉट इक्वस टू। तो देखो दूसरी कंडीशन दे दे आपको, पहली तो दे दी नियत वेग से गतिशील, यानी कि v क्या है? नियत है, नियत है तो त्वरण क्या होगा आपका? 0। दूसरी कंडीशन दे दी वेग क्या है, यानी कि आवेश का वेग क्या होगा? अनियत, यानी कि अनियत वेग से गतिशील। अनियत वेग से गतिशील का अर्थ हुआ कि इसमें क्या होगा? वेग नियत नहीं होगा, ये वेग में क्या होगा? परिवर्तन आएगा। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। तो त्वरण भी आएगा, त्वरण इसका अर्थ हुआ त्वरण नॉट इक्वस टू 0, यानी कि त्वरण का मान 0 नहीं रहेगा। अब देखो इस कंडीशन में थोड़ा सा, इस कंडीशन में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। कैसे? अगर नियत वेग से गतिशील है तो इसमें एक तो होगा विद्युत क्षेत्र, दूसरा होगा तथा चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों उत्पन्न होंगे। इसके बाद अगर अनियत वेग से गतिशील है, इसका अर्थ हुआ ये दोनों तो आएंगे क्योंकि वेग से गतिशील है, गतिशील क्या ये दोनों तो आएंगे। तो एक तो क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र, दूसरा क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र, और इसके साथ साथ एक और आ जाता है तथा विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये और उत्पन्न होते हैं। क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न क्यों होती हैं? क्योंकि अनियत वेग से गतिशील होगा तो ये क्या करेगा? ऊर्जा का आदान प्रदान, यानी कि ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, और वो ऊर्जा किसके रूप में? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित होगी। अब विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं? 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ आपने। कैसी तरंगे? जिनके गमन के लिए आपको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। और देखो ऊर्जा के स्थानांतरण के लिए आपको ऊर्जा माध्यम की आवश्यकता नहीं है, तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा वो किस में हो जाएगा? किस रूप में होगा? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। तो ये दो कंडीशन और ध्यान में रखना, नोट लगा के लिख लेना इन बातों को। अब देखो हमने आवेश को जान लिया, स्थैतिक
स्थिर विद्युत की जान ली। इसके बाद आवेश स्थिर के कारण कैसा क्षेत्र उत्पन्न हुआ या कौन सा प्रभाव उत्पन्न हुआ। उसके बाद गतिशील है तो उसके कारण कौन से प्रभाव उत्पन्न हुए। इसके बाद नियत वेग से गतिशील है तो कौन से हुए, और इसके बाद अनियत वेग से है तो आपके विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें तीनों उत्पन्न हो जाएंगे। अब अपन जानते हैं कि आवेश तो जानना, तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं ये जानेंगे कि आवेश अपने कितने प्रकार के हो सकते हैं। कैसा पता चलेगी कि आवेश के अलग अलग प्रकार हैं या फिर आवेश के अलग अलग गुण हैं। तो फिर अगला टॉपिक लगाओ, आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। अब देखो बेसिकली आप लगभग जानते हो कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश, नेगेटिव चार्ज। ये दो प्रकार के आवेश होते हैं। अब इसमें अपन ये जानेंगे यहाँ पे कि हमें कैसे पता चले कि जैसे मान लो ये दो वस्तुएं, एक पे इस पे प्लस है या इस पे प्लस है या इस पे माइनस है या दोनों पे प्लस है या दोनों पे माइनस है, तो ये कैसे पता चले। इसके लिए अपने एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। उसके लिए एक तो लेते हैं अपने कांच की छड़ और उसको रेशम के कपड़े के साथ घर्षण करवाते हैं या एक दूसरे के ऊपर रगड़ते हैं, के साथ घर्षण है। एक दूसरे प्रयोग में क्या करते हैं, एक लेते हैं एबोनेट की छड़, एबोनाइट छड़, और उसको अपने एक बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं कि खाल के साथ घर्षण। तो हमने क्या किया, एक तो कहा ये दोनों समझने के लिए कि धनात्मक कैसे आएगा, ऋणात्मक कैसे आएगा, किस पे धनात्मक होगा, किस पे ऋणात्मक होगा। ये दो प्रकार ही होते हैं, इसके अलावा भी और होते हैं। ये सब बातें जानने के लिए एक तो क्या लिया हमने, कांच की छड़, जिसको किसके साथ घर्षण करवाया, रेशम के कपड़े के साथ। दूसरी ली एबोनेट की छड़, जिसको किसके साथ घर्षण करवाया, बिल्ली की खाल के साथ। अब देखते हैं, अब घर्षण करवा दिया, जैसे मान लो ये कांच एबोनेट छड़ है, ठीक है, और ये आपकी बिल्ली की खाल है, ऐसे घर्षण करवा दिया। या फिर ये कांच की छड़ है और ये क्या है, रेशम का कपड़ा, इन दोनों के आपस में से घर्षण करवाया। इसके बाद अपन क्या करते हैं, एक दृढ़ आधार लेके उसके धागे की सहायता से मैंने क्या कर दिया, एक कांच की छड़ लटका दी, कांच की छड़। और कौन सी छड़, घर्षण कराने के बाद, घर्षण से पहले वाली नहीं, एक दूसरे को घर्षण थोड़ी देर घर्षण करवाया, ठीक है, अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे लटका दी। फिर दूसरी एक और कांच की छड़ ली, दूसरी भी एक मैंने कांच की छड़ ली, दो कांच की छड़ ली, उसको भी घर्षण करवाया, उसको भी यहाँ पे एक को लटकाया, एक को पास में लेके आया। एक को तो मैंने धागे से लटका दिया, एक को मैंने हाथ से पकड़ के इसे पास में लेके आ रहा हूँ। तो अपन देखेंगे तो इनके मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, यानी कि ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। जैसे ये आपकी कांच की छड़ है लटकाई हुई और ये एक दूसरी मैं हाथ से लेके आ रहा हूँ, तो ये क्या होगी, ऐसे दूर भागेगी, इससे दूर जाने की कोशिश करेगी। तो इससे पता चलता है कि इसके ऊपर क्या आया, एक आवेश आया, यानी कि एक गुण उत्पन्न हो गया, एक गुण उत्पन्न हो गया, उसी गुण को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। अब प्रतिकर्षण हुआ, इसका अर्थ हुआ कि अपन ये दोनों क्या हैं, सेम प्रकृति के हैं। हो सकता है ये दोनों क्या हो, यानी सेम, दोनों क्या है, सेम प्रकृति के। जैसे ये प्लस है तो ये भी क्या होगी फिर प्लस ही, क्योंकि सेम प्रकृति के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण है। इसके बाद एक और मैंने दृढ़ आधार लिया, उससे मैंने क्या किया, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, एक डायग्राम और बनेगा फिर आगे। अब की बार मैंने एबोनेट छड़ लटका दी, कौन सी लटकाई, एबोनेट छड़।
और इसके बाद ये भी कांच की थी, पहले वाले में देखो दोनों कांच की थी। अब की बात इसमें भी क्या कर लो, दोनों एबोनेट की ले लो। दोनों ही क्या हैं, एबोनेटेड हैं। अब देखो इनको भी देखेंगे तो ये भी एक दूसरे से क्या होगी, जैसे ही पास में लेके आएंगे, एक एबोनेट छड़े रगड़ के लटका दी, दूसरी एबोनेट फिर से घर्षण, बिल्ली की खाल से घर्षण करवा के मैंने क्या कर दिया, इसके पास में लेके आया। तो इसके मध्य भी क्या होगा, प्रतिकर्षण ही लगेगा। इसका अर्थ तो ये भी क्या है, सेम प्रकृति के हैं। अब इसमें कौन सी प्रकृति आई, प्लस आया कि माइनस आया, उसके लिए अपन मान लो इस पर अपन ने प्लस माना है कि इस पर क्या आ गया, प्लस। अब आगे देखेंगे इसमें प्लस आया गया, इस पर इसमें माइनस आया। इसके लिए एक प्रयोग और किया मैंने, फिर से एक आधार लेके धागे की सहायता से मैंने अब की बात क्या कर दी, कांच की छड़ लटका दी। यहाँ पे कांच की छड़, कांच की छड़ पे हमने क्या माना था, प्लस था, और अपन जानते हैं कि सेम प्रकृति के हैं, तो तब तो क्या होगा, प्रतिकर्षण। अब मैं अब की बात क्या लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे तो सेम प्रकृति के लेके आया था, एबोनेट कांच। अब की बात क्या लेके आया, एक तो कांच की थी, एक क्या ले ली मैंने, एबोनेट छड़। अलग अलग प्रकृति के ले लिए। अब देखते हैं, अब इसके बाद देखो ये तो कांच की है और ये मेरी एबोनेट है, दोनों को पास में ले, जैसे ये तो लटकी हुई, ये पास में लेके आया, तो इसमें क्या होगा, अब की बात ये इसकी ओर आकर्षित होगी, यानी कि ये इसकी ओर घूमने की, इससे आकर्षित हो रही है। क्या हो रहा है, आकर्षण है। इसका अर्थ क्या हुआ कि सेम प्रकृति की थी, तब तो क्या हुआ, प्रतिकर्षण। इसका अर्थ तो ये प्लस है, तो ये क्या है, इसके विपरीत है, विपरीत प्रकृति। इसका अर्थ तो इस पर क्या आएगा, माइनस चार्ज है। तो एबोनेट छड़ पे क्या होगा, माइनस। कांच की छड़ पे प्लस है, तो एबोनेट पे क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ये भी एबोनेट ही है, ये भी क्या हो गया, माइनस। तो इस प्रयोग से हमें पता चलता है कि किसी पदार्थ पर अगर सेम प्रकृति के आवेश वाले पदार्थों को पास में लेके आते हैं तब तो प्रतिकर्षण, विपरीत वाले लेके आते हैं तो क्या लगता है, आकर्षण। तो दो आवेश उत्पन्न हो गए, एक तो क्या हो गया, धनावेश, एक हो गया आपका ऋणावेश। ठीक है, तो कांच की छड़ पर कैसा आया, पॉजिटिव, तो इस पे क्या आया, नेगेटिव, दो आवेश आए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये अच्छे से बना लेना, और ये नीचे इसको थ्योरी ज्ञान की है। और ये भी ध्यान रखना कि कांच की छड़ के रेशम के कपड़े के साथ ही रहेगा, ऐसे नहीं कांच की छड़ को इसको बिल्ली की खाल, तो अपना प्रकृति चेंज हो जाएगी, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस भी हो सकता है। और एबोनेट छड़ हमेशा किसके साथ रहेगी, बिल्ली के खाल के साथ। ये हमने आवेश के प्रकार पढ़े। आवेश कितने प्रकार के हैं, धनावेश और ऋणावेश, दो प्रकार के। अब देखो ये आवेश एक पे प्लस आया, एक पे माइनस आया, वो क्यों हुआ, इसको जानेंगे कि एक पे क्या रहा है, प्लस आवेश आ रहा है, दूसरे पे क्या रहा है, माइनस। ऐसा क्या हुआ कि घर्षण करवाने से पहले क्या थे, उनके बीच में आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं था। पहले जैसे बिना घर्षण लटकाते थे तो कोई आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं होता, और घर्षण करवाने के बाद लटकाया तो एक कभी प्रतिकर्षित हो रहे हैं, कभी आकर्षित हो रहे हैं। ऐसा गुण क्यों उत्पन्न हुआ है, तो इसके लिए देखो एक ये अगला टॉपिक पढ़ेंगे अपने, आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ चार्ज। आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होता है, कैसे होता है, वो देखो। अब देखो हमने पीछे पढ़ा कि एक क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो दूसरा प्रकार क्या है, नेगेटिव। ये कैसे उत्पन्न हुआ, तो ये कैसे उत्पन्न हुए, तो अपन एक परमाणु को समझते हैं। तो देखो ये तो है परमाणु की नाभिक, जिसमें एक तो पाया जाता है प्रोटॉन, दूसरा पाया जाता है आपका न्यूट्रॉन, और बाह्यतम कक्षा में पाए जाते हैं इसके इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे प्रोटॉन पे क्या जाता है, प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर 0 रहता है।
तो देखो बेसिकली प्रोटॉन न्यूट्रॉन का चार्ज तो क्या होता है समान, जैसे प्रोटॉन पर प्लस है और न्यूट्रॉन पर माइनस है, दोनों का चार्ज का आवेश का मान कितना रहता है 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलाम। दोनों का आवेश समान रहता है, फर्क इतना सा होता है कि इस पे क्या पाया जाएगा प्रोटॉन पे प्लस और न्यूट्रॉन पे क्या इलेक्ट्रॉन पे क्या पाया जाएगा माइनस। अब देखो आवेश को हमने प्लस माइनस में बांटा है, तो अब कैसे समझते हैं इसको, प्लस कैसे आया माइनस कैसे आया। हमने क्या लिया, एक तो वैसे एक ही प्रयोग से समझ लेते हैं, कांच की छड़, उसको किसके साथ घर्षण करवाया, रेशम का कपड़ा, इसके साथ क्या किया मैंने, इसका घर्षण करवाया। तो देखो घर्षण से क्या होगा, जैसे आप ऐसे घर्षण करवाओगे थोड़ी देर बाद देखोगे कि ये दोनों क्या हो जाती हैं, वस्तुएं गर्म हो जाती है। तो घर्षण से क्या होता है, यहाँ पे ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है। अब ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है तो देखो जैसे मान लो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है तो इसके बाह्यतम कक्षा के जो परमाणु हैं, सॉरी बाह्यतम में कोश में जो आपके पदार्थ जैसे कांच की छड़ है उसका जो परमाणु है उसकी बाह्यतम कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा, इस ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा। तो ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ उसको क्या कर लेगा, अवशोषण। और अपन ये जानते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाती है तो वो अपनी कक्षा छोड़ के उच्च कक्षा में या प्रोटॉन परमाणु से बाहर उत्सर्जित होता है। अब यहाँ से तो क्या हुआ, जैसे मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, ऊर्जा ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन निकला, तो ये जैसा वो कपड़ा क्या कर लेगा, इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। इसका अर्थ हुआ इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी, और इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। अब इलेक्ट्रॉन की कमी यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए नंबर ऑफ प्रोटॉन से। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आवेश कम हो जाएगा, प्रोटॉन का आवेश बढ़ जाएगा। अब आवेश बढ़ने कौन सा, प्रोटॉन आवेश, प्रोटॉन के पास क्या है प्लस, इसका अर्थ है इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा, प्लस पॉजिटिव चार्ज। इसमें क्या हुआ, इसके अंदर क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए इसने, और नंबर ऑफ प्रोटॉन तो पहले वाले जितने ही थे। तो इसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होने से इस पर कौन सा आवेश आ गया, ऋणात्मक आवेश। इसका अर्थ हुआ जब दो वस्तुओं का आपस में घर्षण करवाया जाता है तो एक पे प्लस आता है तो दूसरे पे क्या आएगा, माइनस। तो यहाँ से अपने आवेश जाने प्लस और माइनस। अपन अब यहाँ पे इसको परिभाषित कर सकते हैं कि धनावेश किसे कहते हैं या ऋणावेश किसे कहते हैं। तो परिभाषा लिखो, पहले तो है आपका धनावेश। तो धनावेश को परिभाषा आप लिख सकते हो कि किसी पदार्थ, धनावेश कब आया, जब प्रोटॉन की संख्या बढ़ी इलेक्ट्रॉन की संख्या घटी। तो किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो प्रोटॉन की अधिकता। तो अपन एक ही परिभाषा ले, इलेक्ट्रॉन की कमी को धनावेश कहते हैं। दूसरा है अपना ऋणावेश। अब इसका उल्टा हो जाएगा, ये किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता को ऋणावेश कहते हैं। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि धनावेश किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का क्या होना, कमी होना, क्या कहलाएगा, धनावेश। ऋणावेश किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की क्या होगी, अधिकता होगी, तो उस पर क्या रहेगा, ऋणावेश। तो आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। हमने देखो एक बार फिर से थोड़ा सा रिवीजन बता देता हूँ कि क्या क्या पढ़ा हमने। पहले पढ़ा आवेश के बारे में, या आवेश किसे कहते हैं, किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ में क्या होता है, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है या उनका अनुभव किया जाता है। उस गुण को ही क्या कहते हैं, आवेश। यानी कि एक तरह से क्या है कि किसी पदार्थ का गुण है।
इसके बाद हमने पढ़ा कि स्थिर विद्युत की क्या होता है कि फिजिक्स की वह शाखा, यानी कि 9 शाखाओं में से एक वह शाखा जिसमें क्या किया जाता है, स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत के बाद हमने कुछ नोट लगा के बातें लिखी कि एक तो अगर आवेश स्थिर है तो कौन सा क्षेत्र है, केवल विद्युत क्षेत्र है। अगर गतिशील हो गया तो विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र है। इसके बाद अगर गतिशील में भी अगर त्वरित गतिशील हो गया तो एक क्षेत्र हो जाता है, एक प्रभाव हो जाता है, उसे कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय तरंग प्रभाव। इसके बाद हमने एक प्रयोग जाना कि एक क्या ली, कांच की छड़ ली, दूसरे रेशम का कपड़ा लेके आपस में घर्षण करवाया, दूसरा एक एबोनेट छड़ और बिल्ली की खाल के मध्य घर्षण करवाया। जब कांच की छड़ के पास में लेके आए, उनके पास मध्य क्या हुआ, प्रतिकर्षण है। जैसे एबोनेट लेके आए तो तब भी प्रतिकर्षण है, लेकिन जब कांच की छड़ और एबोनेट छड़ लेके आए तो उनके मध्य क्या हुआ, आकर्षण। इससे हमें पता चला कि आवेश कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। एक पे प्लस है तो उसके विपरीत दूसरा कौन सा रहेगा, ऋणावेश। इसके बाद हमने आवेश के प्रकारों की परिभाषा लिखी कि प्लस कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज कौन सा होता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी, तो वहाँ पे तो क्या रहेगा, प्रोटॉन संख्या बढ़ने से प्लस आ जाएगा। जिसमें इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएंगे तो वहाँ पर क्या रहेगा, ऋणावेश आएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो फिर से कॉल करके मेरे को। और थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में अपन इससे कंटिन्यू आगे पढ़ेंगे कि आवेश के और भी ऐसे प्रयोग हैं जिसके द्वारा अपन समझ सकते हैं कि हाँ ऐसे आवेश उत्पन्न है। थैंक यू।